कौमों के खत्म होने की तारीख में आम तौर पर तोपों के चलने की आवाज, सिपाहियों के कदमों की धमक या बमों के फटने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन 19वीं सदी में मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी सल्तनत को सिपाहियों ने नहीं बल्कि हिसाब किताब करने वाले लोगों ने खत्म किया। इसे बारूद से नहीं बल्कि सूद दर सूद के जरिए जीता गया। ये जदीद तारीख के पहले असली कर्जे के जाल की कहानी है। ये कहानी है कि कैसे सल्तनत उस्मानिया, एक ऐसी ताकत जिसने सदियों तक यूरोप को डराए रखा, उसे लंदन और पेरिस के बैंकों ने आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया। ये एक सबक आमोज किस्सा है जो हमारी आज की दुनिया में भी सच साबित होता है कि किसी मुल्क पर कब्जा करने के लिए उस पर हमला करना जरूरी नहीं, आपको सिर्फ उसका कर्जा अपने हाथ में रखना है। इस अलमिये को समझने के लिए हमें 19वीं सदी की सल्तनत उस्मानिया को देखना होगा। बाहर से देखने वालों को यह अब भी एक बहुत बड़ी ताकत नजर आती थी। ये यूरोप में बल्कान से लेकर अनातोलिया के पहाड़ों तक, नीचे मक्का और मदीना के पाक शहरों तक और शुमाली अफ्रीका के रेगिस्तानों तक फैली हुई थी। इस्तांबुल में सुल्तान लाखों लोगों पर हुकूमत करता था और एक ऐसे तख्त पर बैठता था जो दुनिया के अहम रास्तों पर काबिज था। लेकिन उस शाही दबदबे के नीचे बुनियादें खोखली हो रही थीं। सल्तनत माली तौर पर बीमार थी, जबकि बरतानिया और फ्रांस कारखाने, भाप के इंजन और रेलगाड़ियां बना रहे थे। उस्मानी मईशत पुराने जमाने की खेती बाड़ी तक महदूद थी। ये किसानों और हाथ से काम करने वालों की जमीन थी जो मशीनों की दुनिया का मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी। सुल्तान के खजाने में हमेशा पैसों की कमी रहती थी। टैक्स का निजाम पुराना और बुरा था जो बदउनवान अफसरों के हाथ में था, जो सारा पैसा दारुल हुकूमत पहुंचने से पहले ही चुरा लेते थे। सदियों तक उस्मानियों ने पैसों की कमी का मसला अपनी करेंसी की कीमत गिराकर या अमीर अफसरों की दौलत छीन कर हल किया था। लेकिन जदीद दौर में ये पुराने तरीके अब काम नहीं कर रहे थे। सल्तनत को जिंदा रहने के लिए बड़े सरमाए की जरूरत थी। उसे शुमाल में मौजूद रूस की सल्तनत के खिलाफ दिफा के लिए एक नई और जदीद फौज बनानी थी। उसे सड़कें और पैगाम रसानी के निजाम बनाने थे। उसे एक जदीद यूरोपी ताकत की तरह बनना था। एक लंबे अरसे तक सुल्तान ने मगरिब से कर्जा लेने के लालच का मुकाबला किया। सूद से एक गहरी नफरत थी और यूरोप की ताकतों पर भरोसा करने का एक सियासी डर था। लेकिन 1853 में यह बंध टूट गया। रूस की सल्तनत ने उस्मानी इलाके पर हमला कर दिया, जिससे करीमिया की जंग शुरू हुई। ये इतनी बड़ी जंग थी कि उस्मानी उसे अकेले नहीं लड़ सकते थे। बरतानिया और फ्रांस, जो रूस के फैलाव से डरते थे, तुर्कों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने अपनी फौजें और बहरी जहाज भेजे, लेकिन साथ में बैंक चलाने वाले भी भेजे। 1854 में सल्तनत उस्मानिया ने बरतानवी और फ्रांसीसी बैंकों के साथ अपने पहले गैर मुल्की कर्जे पर दस्तखत किए। इसे एक मदद के तौर पर पेश किया गया, लेकिन हकीकत में यह सुनहरी हथकड़ियों की पहली जंजीर थी। कर्जे की शराइत बहुत सख्त और लूट मार वाली थी। बैंक जानते थे कि उस्मानियों को कर्जा देना खतरनाक है, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा कीमत मांगी। सुल्तान ने जिस कर्जे पर दस्तखत किए उसे नकद सिर्फ 80 पाउंड मिले। बाकी रकम बैंक ने फीस के नाम पर रख ली। ताहम सल्तनत को पूरे 100 पाउंड पर सूद देना था। ये उस्मानियों की सबसे बड़ी गलती थी। वो बहुत ज्यादा सूद पर पैसा उधार ले रहे थे और उन्हें मिलने वाली नकद रकम इससे कहीं कम थी जिसके वो कर्जदार थे। लेकिन जो पैसा इस्तांबुल पहुंचा वो एक मौजज़े की तरह लगा। अचानक फौज को तनख्वाह मिल गई, मुश्किल वक्त टल गया, रूसी हार गए और सुल्तान ने ताकत महसूस की। इसे लगा कि लंदन में एक कागज पर दस्तखत करके वो अपने पास सोने के ढेर बिला सकता है। जंग 1856 में खत्म हो गई, लेकिन कर्जा लेना खत्म नहीं हुआ। सुल्तान और उस्मानी अशराफिया को आसान कर्जे की आदत हो गई थी। उन्होंने लंदन और पेरिस के चमकते शहर देखे
और उन्हें लगा कि उनका मुल्क पीछे रह गया है। वो चाहते थे कि इस्तांबुल भी एक जदीद यूरोपी शहर की तरह लगे। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वो एक अमीर और मुहज्जब ताकत हैं। इसलिए उन्होंने खर्च करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने उधार लिया हुआ पैसा कारखानों या तालीम पर खर्च नहीं किया जिससे मजीद पैसा पैदा हो सके। उन्होंने इसे सिर्फ दिखावे पर खर्च किया। उन्होंने इसे दोलमा बाहचे महल बनाने पर खर्च किया। सुल्तान अब्दुल मजीद ने फैसला किया कि पुराना महल अब पुराने फैशन का हो गया है। वो एक ऐसा महल चाहता था जो फ्रांस के शाही महलात का मुकाबला कर सके। इसलिए उसने समंदर के किनारे एक बहुत बड़ी और शानदार इमारत बनवाई। ये महल हैरत अंगेज शान और शौकत का नमूना था। इसमें 14 टन सोना इस्तेमाल हुआ। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा क्रिस्टल का झूमर लगाया गया और उसकी दीवारें महंगे पत्थरों से सजाई गईं। ये एक खूबसूरत इमारत थी, लेकिन ये पूरी तरह उधार के पैसों से बनी थी। जबकि आम किसान मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, सुल्तान गैर ममालिक से सोना और कीमती अशिया मंगवा रहा था। इस महल की कीमत पूरी सल्तनत की एक साल की आमदनी के चौथे हिस्से के बराबर थी। इसकी अदायगी के लिए सुल्तान बार बार बैंकों के पास गया। हर बार लंदन और पेरिस के बैंकर्स उधार देने पर खुश थे, क्योंकि वो भारी सूद से दौलत बना रहे थे। उन्हें यकीन था कि अगर उस्मानी न भी दे सके तो उनकी हुकूमतें उन्हें बचा लेंगी। 1860 की दहाई तक उस्मानियों की हालत ऐसी हो गई थी कि वो पुराने कर्जे का सूद देने के लिए नए कर्जे ले रहे थे। वो एक गड्ढा भरने के लिए दूसरा गड्ढा खोद रहे थे। कर्जे की किस्तों ने पूरे बजट को खाना शुरू कर दिया। एक वक्त ऐसा आया कि हुकूमत की आधी आमदनी सिर्फ कर्जे की अदायगी में बाहर जाने लगी। इसका मतलब था कि फौज, स्कूलों और सड़कों के लिए कोई पैसा नहीं बचा। रियासत अंदर से खोखली हो रही थी। इस निजाम को चलाने के लिए हुकूमत ने मकामी सूदखोरों से भी बहुत ज्यादा शरह पर कर्जे लिए। ये मालियाती खुदकुशी थी। इस वक्त के सुल्तान अब्दुल अजीज को जंगी जहाजों का शौक था। उसने एक ऐसी बहरी फौज बनाई जो कागजों पर तो दुनिया की तीसरी बड़ी फौज थी, लेकिन सल्तनत के पास इन जहाजों के लिए ना तो तेल था और ना ही उनकी देखभाल के लिए पैसे। वो जहाज जंग खा रहे थे क्योंकि कोयला खरीदने के पैसे नहीं थे। वो सिर्फ कर्जे के तैरते हुए ढेर थे। फैसला कुन वक्त 1873 में आया, जब पूरी दुनिया में कारोबार मंदा हो गया और बैंकों ने उधार देना बंद कर दिया। बिल्कुल उसी वक्त इनातुलिया में एक बहुत बड़ा कहत पड़ा। फसलें तबाह हो गईं और किसानों के पास टैक्स देने के लिए कुछ न रहा। आमदनी खत्म हो गई, लेकिन कर्जा वहीं खड़ा था। 1875 में उस्मानी हुकूमत के पास कोई पैसा नहीं बचा। उसे एक इंतखाब करना था कि या तो वो अपने लोगों को भूखा मारे या कर्जा देना बंद कर दे। 6 अक्टूबर 1875 को उस्मानी हुकूमत ने ऐलान किया कि वो अपने कर्जे की अदायगियां पूरी नहीं कर सकती। ये एक दिवालिया होने का ऐलान था। यूरोप में इस पर बहुत गुस्सा पाया गया। जिन लोगों ने उस्मानियों को पैसा दिया था, उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी डूब गई। बर्तानिया और फ्रांस की हमदर्दी खत्म हो गई और इस कमजोरी को देखकर रूस ने दोबारा हमला कर दिया। इस जंग में उस्मानियों को बहुत बुरी शिकस्त हुई और उन्हें जलील होकर बहुत सारे इलाके रूस के हवाले करने पड़े। रूस ने जंग के बदले बहुत बड़ा जुर्माना भी लगा दिया। अब सल्तनत उस्मानिया एक नामुमकिन सूरत हाल में थी। इस पर पहले ही पुराने कर्जे थे और अब जंग का जुर्माना भी लग गया था। सुल्तान अब्दुल हमीद दूम जानता था कि वो एक खत्म होती हुई सल्तनत का मालिक है। यूरोपी ताकतों ने उसे मारने के बजाय एक चाल चली। वो उसे माली तौर पर काबू करना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि अगर वो मईशत पर कब्जा कर लें तो वो हमेशा के लिए यहां से दौलत निकाल सकते हैं। 1881 में यूरोपी बैंकों के नुमाइंदे इस्तांबुल आए और उन्होंने हथियार डालने की शर्तें बताईं। उन्होंने एक तंजीम बनाई जिसे उस्मानी अवामी कर्जा इंतजामिया कहा जाता है। ये तारीख में एक अनोखा निजाम था।
ये कोई सरकारी इदारा नहीं था, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी थी जिसे बर्तानिया, फ्रांस और दीगर मुल्कों के बैंक चला रहे थे। इसका दफ्तर इस्तांबुल में एक किले की तरह था, जो ये बताता था कि असल हुकूमत अब उनकी है। सुल्तान ने मान लिया कि अब वो खुद टैक्स जमा नहीं करेगा, बल्कि ये कंपनी उसके लिए ये काम करेगी। रेशम, नमक, मछली, शराब और तंबाकू जैसे तमाम जराए से होने वाली आमदनी अब बराह रास्त उन गैर मुल्की बैंकर्स के कंट्रोल में चली गई। इस कंपनी ने अपने 5,000 मुलाजिम रखे जो मुसल्लह थे, और वो सुल्तान के बजाय अपने गैर मुल्की मालिकान को जवाबदेह थे। ये रियासत के अंदर एक रियासत थी। अगर कोई मछेरा मछली पकड़ता या कोई किसान रेशम बेचता तो उसके मुनाफा का एक हिस्सा लंदन या पेरिस चला जाता। इस तंजीम ने सल्तनत की 1/3 आमदनी पर कब्जा कर लिया। इसका मतलब था कि उस्मानी रियासत हमेशा गरीब रही और वो कभी भी अपने मुल्क में तालीम या कारखानों पर पैसा खर्च न कर सकी। सुल्तान अपने ही घर में एक कठपुतली बन गया। कर्जे के उस जाल ने सिर्फ पैसा ही नहीं छीना, बल्कि मुल्क की आजादी भी छीन ली। अब यूरोपी ताकतें उस्मानियों को अपनी मर्जी से चलाती थीं। इसी दौरान जर्मनी ने एक मौका देखा। जर्मनी के बादशाह ने सुल्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि बरतानवी और फ्रांसीसी सिर्फ तुम्हारा खून चूस रहे हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं। जर्मनों ने एक बड़ी रेल पटरी बनाने की तजवीज दी जो बर्लिन को बगदाद से जोड़ती, लेकिन उसके बदले उन्होंने भी बहुत सख्त शराइत रखी और जमीन के नीचे मौजूद तेल और मादनियात पर कब्जा कर लिया। सुल्तान ने एक जंजीर तोड़कर दूसरी पहन ली थी। 1910 तक सल्तनत अमली तौर पर जर्मनी की एक मुआशी कॉलोनी बन चुकी थी। 1914 तक उस्मानी क़यादत समझ गई थी कि वो एक जाल में फंस चुके हैं। वो आज़ाद होना चाहते थे। जब पहली जंग अजीम शुरू हुई तो उन्होंने जर्मनी का साथ दिया, इस उम्मीद में कि अगर वो जीत गए तो वो सारे कर्जे खत्म कर देंगे और अपनी आज़ादी दोबारा हासिल कर लेंगे। लेकिन ये जवा उल्टा पड़ गया और सल्तनत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जदीद तुर्की की बुनियाद रखी तो यूरोपी ताकतें दोबारा अपने हिसाब के रजिस्टर लेकर आ गईं। उन्होंने मुतालबा किया कि नया तुर्की पुरानी सल्तनत के कर्जे अदा करे। अतातुर्क को मजबूरन ये मानना पड़ा, क्योंकि वो एक दिवालिया मुल्क के साथ शुरुआत नहीं कर सकता था। उस्मानी कर्जे की आखिरी किस्त 25 मई 1954 को अदा की गई। इस एक गलती की कीमत चुकाने में पूरे 100 साल लग गए। उस्मानियों की ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्जे पर इन्हिसार कितना खतरनाक है। उन्होंने सोचा कि वो दूसरों के पैसों से तरक्की खरीद सकते हैं, लेकिन पैसा कभी भी मुफ्त नहीं होता। हर कर्जा एक रस्सी है जो आपको जकड़ लेती है। बर्तानिया और फ्रांस को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने सिर्फ सूद के जरिए अपना काम किया। किसी मुल्क को तबाह करने का सबसे आसान तरीका उस पर हमला करना नहीं, बल्कि उसे इतना कर्जा देना है जो वो कभी वापस ना कर सके। खुद मुख्तारी सिर्फ झंडा लहराने का नाम नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होने का नाम है। अगर आप अपने कर्जे के मालिक नहीं हैं, तो आपका कर्जा आपका मालिक बन जाता है।